हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान है। ओ, अफगानिस्तान से रिलेटेड होगा। मैंने कहा कौन स्ट्राइक कर रहा है। हम तो अभी कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब अफगानिस्तान के साथ कुछ होगा, देखते हैं। हाँ, आर्मी 500 ड्रोन्स, तेजस MK2 इंजन बाय 2026। वेरी गुड। तेजस इंजन रिपेयर। तो चलो देखते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस के जेट इंजन अब भारत में ही होंगे रिपेयर। भारतीय सेना को मिले एडवांस ड्रोन्स। इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर पर गुंडों ने करी मारपीट। हार्मोज से जाने वाली इंडियन वेसल से ईरान नहीं वसूलेगा कोई भी टोल। और बलोच फाइटर्स ने पहली बार समुद्र में पाकिस्तान पर करी स्ट्राइक। मैं कहा था ना, अरे तो बलोच ने की है। मैं तो अफगानिस्तान सोच रहा हूँ। HAL और US फर्म GE एरोस्पेस के बीच भारत में फाइटर जेट इंजन के को प्रोडक्शन के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया गया, और जो कि 2026 यानी कि इसी वर्ष के अंत तक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले लिया गया एक प्रमुख कदम है। इसकी डिटेल न्यूज हमने की है उसमें, किसमें, गजब रिएक्शन में, तो वहां भी आप जाकर देख सकते हो इसको। इस डील में मुख्य रूप से तेजस मार्क 2 और भारत के 5th जनरेशन एमका के इनिशियल वेरिएंट के लिए यूएस फर्म GE के F414 जेट इंजन का भारत में को प्रोडक्शन शामिल रहेगा, और इन इंजन को भारत में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मुख्य रूप से इसमें शामिल है। और तेजस मार्क 2 के जेट इंजन के अलावा जो तेजस 80% कह रहे थे ना, बने में यूएस फर्म GE के F404 IN-20 इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन इंजन की भी भारत में डिपो फैसिलिटी स्थापित की जाएगी, और इसके तहत भारतीय वायुसेना ने यूएस फर्म GE के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और इन F404 इंजन की जो डिपो फैसिलिटी भारत में बनेगी, तो वो इन जेट इंजन की रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग भारत में ही सुनिश्चित करेगी, ताकि तेजस फाइटर्स की जो फ्लीट है उनकी अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। और इस फैसिलिटी को GE एरोस्पेस के साथ भारतीय वायुसेना ही ओन करेगी, ऑपरेट करेगी और मेंटेन करेगी, जिसमें GE एरोस्पेस अपने टेक्निकल इनपुट्स, ट्रेनिंग, सपोर्ट स्टाफ और जरूरी स्पेयर्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की सप्लाई तो इस रोल में शामिल रहेगी। और बाकी इस फैसिलिटी से ओवरसीज रिपेयर सेंटर्स के ऊपर से निर्भरता कम होगी, और जो कि टर्न अराउंड टाइम्स को इंप्रूव करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी वर्तमान समय में जो ये फॉरेन जेट इंजन हैं, तो उन्हें मेजर रिपेयरिंग के लिए उसी कंट्री में वापस भेजना पड़ता है जहां से वो लिए गए हैं, और इसका असर पड़ता है फाइटर्स के अवेलेबिलिटी रेशियो पर, क्योंकि उन इंजन को भेजने से लेकर सही होकर वापस आने तक कई महीनों का समय लग जाता है। लेकिन अब जो तेजस फाइटर्स के इंजन हैं F404, तो उनके रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का जो कार्य है तो उसे अब भारत में ही इस फैसिलिटी में कंडक्ट किया जाएगा, और इसके लिए भारतीय वायुसेना के जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। और टर्न अराउंड टाइम को कम से कम रखने के लिए जो भी जरूरी स्पेयर पार्ट्स टूलिंग है तो उनको पर्याप्त संख्या में रखा भी जाएगा। चेन्नई बेस्ड जूपा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना को पिछले 3 महीनों में 500+ STQC सर्टिफाइड साइबर सिक्योर अजीत सीरीज के ड्रोन्स सप्लाई किए। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जूपा के इस अजीत सीरीज के ड्रोन्स में एक नहीं बल्कि करीब 6 टाइप के ड्रोन्स आते हैं, जैसे कि मिनी हॉक, बॉम्ब ड्रॉपिंग AI ड्रोन, बॉम्ब ड्रॉपिंग, तभी मैं कैस्ट्रल जो कि कैमरा ड्रोन है। एक वीडियो देखा, ऊपर ड्रोन है, नीचे फूटा। मैंने कहा ड्रोन तो ऊपर है, नीचे कैसे फूट गया? तो उसका मतलब बॉम्ब ड्रॉपिंग था वो। ईगल, मिनी शिक्रा जो कि एक FPV ड्रोन है, मिनी फैल्कन और मिनी ट्रेनर। इन ड्रोन्स में लगभग 60% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया है। इतने बड़े होते हैं, हमें लगता है छुटपुट। ये STQC सर्टिफाइड है। ये सिर्फ यहाँ मॉडल दिखाते होंगे छोटे से, जाता है, जो कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो पर्टिकुलर सिस्टम है तो उसमें साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस, डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, रेजिस्टेंस टू हैकिंग और एक्सटर्नल कंट्रोल, इन सभी पॉइंट्स को सुनिश्चित किया है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी ड्रोन को STQC सर्टिफिकेशन मिला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसे गवर्नमेंट की लैब्स द्वारा बहुत ही रिगरस तरीके से टेस्ट किया गया है, ये साइबर थ्रेट से सेफ है और सेंसिटिव करने के लिए इन पर विश्वास किया जा सकता है। डर लग रहा है, घबराहट होती है फिर देख के। इतने सारे तुम्हारे सर पर अटैक के लिए आ रहे हैं। इस्तेमाल करके या फिर स्वार्म फॉर्मेशन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और टैक्टिकल मिशन, और इनके पीछे एक बंदा बैठा है, किया जा सकता है। मजा 13 से 16 अप्रैल तक नई दिल्ली में भारतीय सेना भी 2026 की अपनी पहली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेगी, और जिसमें फ्यूचर रेडी इंडियन आर्मी के लिए सभी जरूरी पॉलिसी डिसीजंस, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशंस, इन सभी की समीक्षा और आकलन किया जाएगा। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि 14 से 16 अप्रैल तक नई दिल्ली में भारतीय नौसेना भी 2026 की पहली बाईएनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाली है, और संभावित रूप से आर्मी और नेवी की इन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वेस्ट एशिया की सिचुएशन को भी मुख्य रूप से डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से एक सर्विंग ब्रिगेडियर रैंक के आर्मी ऑफिसर और उनके बेटे के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, और ये घटना साउथ दिल्ली के वसंत एनक्लेव की बताई जा रही है, जब रात को करीब 10 बजे आर्मी ऑफिसर के घर के पास
दो व्यक्ति अपनी कार पार्क करके उसके अंदर ड्रिंक कर रहे थे और जब आर्मी ऑफिसर और उनके बेटे ने उन दोनों व्यक्तियों की इस हरकत पर अपना विरोध दिखाया और जब ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा ने पब्लिक प्लेस में उन दोनों को अल्कोहल पीने से मना किया, तब एक तरह की आर्ग्यूमेंट छिड़ गई और फिर थोड़ी देर में उस गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने अपने बैकअप के लिए करीब 7 से 8 लोग बुलाए जो कि मल्टीपल व्हीकल्स में आए थे और फिर उन लोगों ने आर्मी ऑफिसर के बेटे के साथ मारपीट करी जिसमें उसको गंभीर चोटें भी आई हैं और जब आर्मी ऑफिसर ने भी इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट होने की रिपोर्ट है और उनको धक्का भी दिया गया। और एनडीटीवी के साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू में आर्मी ऑफिसर के बेटे ने क्लियरली बताया कि शनिवार की रात थी, रात के खाने के बाद लगभग 10 बजे हम थोड़ी देर टहलने के लिए निकले थे और हमारे घर के ठीक बाहर मुख्य सड़क के निकास की ओर एक मर्सिडीज कार में 2 लोग शराब पी रहे थे और मेरे पिता ने उनसे सवाल किया और कहा कि ये सार्वजनिक स्थान है इसलिए यहाँ शराब पीना मना है और उन्होंने उनसे कहीं और जाने या अपने घर जाने को कहा और फिर इसके बाद ही बहस शुरू हो गई थी। और एनडीटीवी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो विटनेसेस हैं उनका आरोप है कि घटना के दौरान पुलिस की वैन पहुंचने के बावजूद मौके पर मौजूद अधिकारी केवल मूक दर्शक बने रहे और उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। और जो विक्टिम के फैमिली है उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वसंत विहार पुलिस स्टेशन ने इनिशियली उनकी एफआईआर तक दर्ज करने से मना किया था जब उन्होंने पुलिस स्टेशन करने का प्रयास किया। और अब इस मामले पर जो भारतीय सेना की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें बताया गया है कि भारतीय सेना की अथॉरिटीज ने इस मामले का गंभीर संज्ञान लिया है और मिलिट्री पुलिस की एक टीम को ऑफिसर की सहायता के लिए भेजा गया है और दिल्ली पुलिस ने भी तुरंत जांच और प्रायोरिटी बेसिस पर कार्रवाई होगी जब न्यूज़ बनी को लेकर डिफेंस कम्युनिटी में भी काफी आक्रोश देखने को मिला है और जो भी इस मामले पर आरोपी है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग की गई है। और बाकी जिस कार के अंदर ये दोनों आरोपी थे उन्हें कार का नंबर है DL3CCY 0789। अच्छी बात है, नंबर मिल गया, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। मर्सिडीज में बैठ के मीरजादे समझ रहे हैं कार्रवाई हो। और पुलिस देखो वो भी कैपिटल ऑफ इंडिया ब्रिगेडियर को टच किया उन्होंने। कितनी घटिया हरकत। पॉलिटिकली मोटिवेट होंगे, सबके लिए पॉलिटिकल पावर होगी उन लोगों में, उनको पता होगा वो कौन है। हाँ उन्हें पता होगा इसलिए पुलिस ने हाथ नहीं लगाया। अगर लॉ वाकई इंडिया में लॉ ग्रेट है, इनको पकड़ के जबरदस्त होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये सीरियस इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं हो और बाद में पता चले कि इनके अगर ये छूट गए ना तो फिर तो इसका कुछ नहीं है, फिर तो नो लॉ एंड ऑर्डर। हाँ फिर तो यही होगा कि वो ठीक बता रहे हैं। क्या लॉ बोलता है? क्या तुम ऐसे गाड़ी में बैठ के दारू पी सकते हो? यूजलेस। तो अगर नहीं पी सकते और अगर किसी ने तुम्हें मना किया तो क्या तुम उसके हाथापाई करोगे? लॉ क्या बोलता है क्या होना चाहिए? और पुलिस भी आके कुछ नहीं कर रही, वो डिस्गस्टिंग और शॉकिंग है। 8-9 गुंडे और देखो उसने फोन करके और 8-9 कारें आई हैं कि गुंडे आए हैं, पता नहीं कारों में आए होंगे गुंडे। मर्सिडीज सुन के ही मेरे को समझ में आ गया कि अमीर जादे हैं ये लोग। देखो तो सही क्या चल रहा है बाई गॉड। दिल्ली के अंदर अपने घर में पी ले भाई, यहाँ पे सड़कों पे क्या कर रहा है? दिल्ली में पी रहे हैं। इतना ही डर था तो तू पी मत। इतना ही डर है कि गाड़ी में आके कहीं बाहर जाके तुम पी रहे हो तो पियो ही मत ना। तो वो लागू होंगे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से, जो कि भारत के समय के हिसाब से हुआ 13 अप्रैल शाम। इसके ऊपर डिटेल वीडियो अमेरिकन देसी टीवी में भी आई हुई है, कोशिश करूंगी यहाँ पे भी डाल दूं अगर टाइम मिला, नहीं तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो कि लेटेस्ट अभी तक क्या अपडेट्स थी। 7:30 बजे से। और इसराइल के पीएम ने यूएस के इस निर्णय का सपोर्ट किया है और ये कहा है कि ईरान पर नेवल ब्लॉकेड को लागू करने का यूएस का जो डिसीजन है उसको इसराइल सपोर्ट करता है और इसराइल की गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है। जबकि यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि जिस भी तरह का दबाव हो, जो ब्रिटेन है वो इस ईरान वॉर में शामिल नहीं होने वाला है और वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ब्लॉकेड वाले डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता है। बाकी आज भारत में ईरानियन राजदूत से जब ये प्रश्न पूछा गया कि ईरान के पोर्ट्स पर जो यूएस ब्लॉकेड इंपोज कर रहा है तो उस पर ईरान का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, तो उनका यही कहना था कि आप जल्द ही निकट भविष्य में ईरान का रिस्पॉन्स देखेंगे। बाकी उनका ये भी कहना था कि भारत सरकार के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं और हम भी भारत सरकार की मदद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी इन दिनों में हमारी मदद करी है। और उनका ये भी कहना था कि यूएस 3 से 4 दिनों में इस वॉर को समाप्त करना चाहता था, लेकिन हमारे लीडर खामेनेई ने कहा कि अगर आप वॉर को स्टार्ट करते हैं तो तुम उसको फिनिश नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यूएस को इस बात को लेकर अवेयर रहना चाहिए कि अगर वे हॉर्मोज को ब्लॉक करते हैं तो फिर आप ऑयल और पेट्रोलियम के प्राइस देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर अमेरिका हमारे डिमांड्स के लिए सहमत होता है तो हम बातचीत के दूसरे राउंड के लिए भी तैयार हैं। और ऐसे ये राउंड के लिए तैयार है। यहाँ ट्रम्प ने कहा कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, अब इनको करनी है बातचीत तो आ जाए, हो गई बातचीत अब तुमको करनी है तो तुम ही आके इनिशिएटिव लोगे, अब हम तो नहीं लेंगे। माइंड स्वीप हो गए, सब ठीक हो जाएगा। हॉर्मोज से पास होने वाले भारतीय टैंकरों से टोल वसूलने से इनकार किया है। जबकि इसी बीच यूएन के मैरीटाइम एजेंसी के प्रमुख की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि किसी भी देश के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू होने वाली शिपिंग को ब्लॉक करने का लीगल राइट नहीं है। और जबकि यूएस की सेंट्रल कमांड ने इस ब्लॉकेट को लेकर जो स्टेटमेंट दी है उसमें उनका कहना है कि डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये सभी तरह के वेसल ट्रैफिक पर लगाए जाएंगे। और ये भी सलाह दी गई कि कोई भी वेसल जो कि ब्लॉकेट वाले एरिया में एंटर या डिपार्ट करेगी बिना ऑथराइजेशन के तो उसको रोका जा सकता है, उसका मार्ग बदला जा सकता है और उसे कैप्चर भी किया जा सकता है।
बाकी ये भी कहा गया कि ये जो नाकाबंदी है तो ये नॉन ईरानियन डेस्टिनेशंस की ओर जाने वाले या वहां से आने वाले वेसल्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके न्यूट्रल ट्रांजिट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि जो वेसल्स ईरान के पोर्ट में जा रही हैं, ईरान के पोर्ट से आ रही हैं, तो उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस मुख्य रूप से लगाए गए। बाकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर किसी और डेस्टिनेशन में जा रही है जो कि ईरानियन डेस्टिनेशन नहीं है, तो उन पर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे। बाकी चीन, रशिया, यूरोपियन यूनियन, तो उनकी तरफ से यूएस के एक्शन पर चिंता व्यक्त की गई है और इसे इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन भी बताया गया है। भारत की तरफ से फिलहाल अभी तक इस पर कोई ऐसी मेजर ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। सऊदी अरेबिया और यूएई वो कहीं ना कहीं चुपचाप तरीके से इसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया ने भी इस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करी है क्योंकि वे भी गल्फ ऑयल पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं और उन्होंने डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन के लिए आग्रह किया है। बाकी इसराइल का हम आपको बता चुके हैं कि उसने यूएस को खुल के सपोर्ट किया है इस मामले में, और बाकी ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस का एक्शन काफ़ी भारी पड़ सकता है क्योंकि एक छोटी सी गलती एक मेजर एस्केलेशन का रूप ले सकती है और इस तरह के एक्शन से एनर्जी क्राइसिस सही होने के बजाय और भी बढ़ सकते हैं। देखो, मैं तो ये बोलूँगी कि मैं तो बहुत खुश हुई, मैंने वोट करवाया था इसी चैनल पे, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में करवाया था कि भैया आप बताओ कि एज इंडियंस आपको क्या चाहिए कि ईरान को न्यूक्लियर यूरेनियम जो है, इनरिच यूरेनियम रहने रखना चाहिए, उनको उसको अलाउ कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी जो है उसने ये कहा कि नहीं होना चाहिए। तो मैं तो उसको सुन के बहुत खुश हुई हूँ। हाँ, और वो पूरे दुनिया के लिए खतरा होगा। ये इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को समझ आती है। चाहे अब कोई भी, अब मैं अल्लू छल्लू यूट्यूबरों को अब सुनूं तो मुझे जब वो सुन के गुस्सा आता था ना कि क्या इलॉजिकल बात करें या क्या मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने अब उसको इग्नोर करना है। उस टाइम बार बार गुस्से में या उस टाइप से इरिटेट हो जाती हूँ मैं कि भैया इतनी अनपढ़ की बात कैसे कोई कर सकता है। तो मैं उस टाइम फिर उसको रोक के करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं नहीं करूँगी, मैं कहूँ बोल रहा है बोलते रहे। मुझे पता है कि अपने इंडियंस जो है स्मार्ट हैं, उनको पता है कि दुनिया के लिए और अपने लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए क्या अच्छा है। तो अब मैंने अब मैं चुप ही रह के बोलते रहो। उसका कोर रिलीजन से है जो बोले कि मेरे रिलीजन अगर तुम्हारे पास है तो सही हो, अदरवाइज तुम गलत हो, तो वो इविल रिजीम बन जाती है। वो तो है। साथ में हमास को सपोर्ट करती है, हिजबुल्लाह करती है, हूती करती है। तो और साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ जो भी शिप्स कहीं और से आ रहे हैं उनके लिए ब्लॉकेड नहीं है। वही शिप्स जो ईरान के पोर्ट पे रुकते हैं या ईरान के पोर्टों में से वहां से निकल के आ रहे हैं, उन्हीं पे ब्लॉकेड हो रहा है कि वो चेक करें कि भैया ये यहाँ ईरान के पोर्ट पे रुके क्यों थे, क्या वहां से माल ले रहे हैं या वहां से माल जा रहा है या उनके पास आ रहा है वो दे रहे हैं, ताकि उनके वहां की जो कमाई हो रही है वो बंद हो जाए। ताकि जब उनकी कमाई बंद होगी तब इनको पता चलेगा कि भाई यहाँ स्ट्रेट और हार्मुज को खोलना है और डील पे आना है, ताकि इनका जो चल रहा था ना, चाइना को भेज रहे हैं तेल, फलाना भेज रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। बस जो पोर्ट उनकी पोर्ट से आ रहे हैं और साथ में जो ये पोर्ट से रोक के या किसी से हफ्ता ले रहे हैं तो उनको उन शिपों को रोका जाएगा कि तुम क्यों हफ्ता दे रहे हो, क्योंकि ये ओपन वाटर्स है, इनकी ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। मेन रीजन ये है। बाकी जो दूसरे शिप्स आएंगे, और जैसे इंडिया है, अगर इंडिया कहीं और से तेल लेके आ रही है उसकी शिप, और अगर ईरान कह रहा है कि भैया हम आपके दोस्त हैं, तो इंडिया तो जैसे कह रहे हैं कि टोल दे ही नहीं रहा, तो वो ईरान उनको अलाउ कर देगा इंडियन शिप्स को। जब वो यूएसए के शिप्स के पास आएंगे तो यूएसए भी अलाउ कर देगा। मेन है कि आप उस पोर्ट से नहीं आ रहे होने चाहिए या आप टोल नहीं दे रहे होने चाहिए, दैट इज ऑल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।